गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, 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 नमस्कार। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा हूं? यस, यस, ठीक है। ये ओके है ना? इस पे संदीप करना, उस पर क्लिक करना एक बार, ओके पे। ठीक है। देखिए, बहुत सारी भर्तियां आप लोगों के सामने चल रही हैं। एक बड़ा इश्यू है कि सर ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, रिट, और सबसे पहली चुनौती जो आ रही है वो रिट के रूप में आ रही है, जो जुलाई में 23 या 24 जुलाई को होनी है। पहले लग रहा था कि बहुत समय है, कर लेंगे, हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि शायद मैंने अब महसूस किया है ऑफलाइन क्लासेस के दौरान कि बच्चों की कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर रहा है कि सर कहीं ऐसा नहीं हो कि रिट में बेटर नहीं कर पाए, कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड का एग्जाम तो बहुत आगे है, कहीं इसमें बेटर नहीं कर पाए, ऐसा तो कहीं नहीं हो जाएगा। तो ऐसा डर कहीं नहीं रखें, सब बेटर होगा, याद रखना बहुत अच्छा होगा। और साइकोलॉजी को एक बार कंप्लीटली मैं दोबारा से, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जहां पे मुझे लगेगा कि आपको जानना है, जिन चीजों को देख के एग्जाम हॉल में जाना है, उन सब की चर्चा मैं दोबारा से कर लूंगा। 6th यूनिट जो पेडागोजी है उसको भी रिट वाले बच्चों को मैं एक बार दोबारा से करवा दूंगा। बाकी ग्रेड सेकंड का हमने कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, लाइव में दोबारा से ये टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें अपन मोटिवेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? मोटिवेशन पढ़ रहे थे। वाहिट ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करके देखता हूँ, आप देख लेना जगह कि आपको ये देखना एक बार इसमें कैसा लग रहा है। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा जो सामने जो हमारा वो है कंप्यूटर वगैरह है, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी ये राइट है, चलिए ठीक है। ये बोर्ड हमने चेंज कर लिया था, अब नया बॉर्डर का ऑर्डर भी मैंने दे दिया है, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है सर, ओके, अब सही है। तो आज अपन मोटिवेशन टॉपिक को समाप्त करेंगे। अब तक देखिए मैंने मोटिवेशन टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट समझाया, मैं एक बार दोबारा से पूरा रिपीट कर रहा हूं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम मोवीर से हुई है, टू मूव, गति करना। परिभाषाओं में आपको कोटर गुड याद रखना है, मैकडोनाल्ड याद रखना है, मैकडूगल याद रखना है, ये तीन परिभाषाएं, गिलफोर्ड याद रखना है, याद रखना। उसके बाद हमने चर्चा की मोटिवेशन के प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य विप्रेरणा। आंतरिक में खुद की इच्छा से कोई क्रिया कार्य करते हैं, बाह्य प्रेरणा में दूसरों के दबाव में आके करते हैं। स्पेशली भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, आराम, अनुकरण, सफलता की इच्छा, ठीक है, और श्रद्धा, मातृत्व, प्रेम, आत्मसम्मान, ये स्पेशली इंटरनल मोटिवेशन होता है। बाह्य मोटिवेशन में दूसरों के दबाव में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग, ये सब बाह्य मोटिवेशन में आ जाएगा। उसके बाद मैंने मोटिवेशन के 4 कारक समझाए। आवश्यकता, नीड पहले समझाया। आवश्यकता समझाने के बाद आवश्यकता में मैंने मेस्लो समझाया, फिर मैंने चालक समझाया, चालक में भूख और चालक याद रखना है। फिर मैंने इंसेंटिव, उद्दीपन या प्रोत्साहन समझाया। उद्दीपन प्रोत्साहन का मतलब होता है जो चालक को संतुष्ट करेगा, ये मोटिवेशन सर्किल होता है, यह अभिप्रेरणा चक्र होता है, याद रखना। ये कंप्लीटली मैंने समझा दिया था। उसके बाद मैंने प्रेरक समझाया। प्रेरक के अंतर्गत मैंने आपको गेरिट और थॉमसन का वर्गीकरण बताया, बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट मेस्लो बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राहिम मेस्लो का जो वर्गीकरण है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको कवर करना है। और अब्राहिम मेस्लो का जो वर्गीकरण है, इस मेस्लो के वर्गीकरण में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। जन्मजात जो प्रेरक है उसमें भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग आएगा, इनका पूरा वर्णन मैंने बता दिया था। अर्जित प्रेरक में उपलब्धि, संबंध, शक्ति, अनुमोदन और आक्रामकता प्रेरक आएगा, जिसमें से अचीवमेंट मोटिव मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने पढ़ाते समय आपको एक लाइन बोली थी कि जिंदगी में साइकोलॉजी से आप क्या सीखते हैं, बट साइकोलॉजी से 2 चीजें जरूर सीखें। एक तो कौन सा? अचीवमेंट मोटिवेशन, और एक संवेगात्मक बुद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखना, इनको बहुत अच्छे से देख के जाना। उपलब्धि विप्रेरक क्या होता है? जिंदगी में चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त करने की इच्छा है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं तो उनकी जिंदगी में इतने दुख होते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, लाइफ में कभी इन हालातों के सामने झुकना नहीं है। तुम्हारे सबके अंदर बहुत संभावना है, बहुत अंतर शक्तियां हैं,
बस इसी अंतर शक्ति को पहचाना अचीवमेंट मोटिव है। ऐसे लोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं, जोखिम उठाने की इनकी योग्यता होती है, कार्य में इनमें निरंतरता पाई जाती है और ये उन कार्यों को करना पसंद करते हैं जिनमें सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, सफलता की संभावना जिन्हें बहुत अधिक होगी वो कार्य करना ही पसंद करेंगे बच्चे। और स्पेशली इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं कई बार बोलता हूं, जब आज आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो 10वीं क्लास में बाय ग्रेस पास हुआ है और वो टीचर आज जब साइकोलॉजी में 12 से 14 किताबें लिख चुका है, जो आज स्कूल लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में टॉप कर चुका है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यही अचीवमेंट मोटिवेशन है कि धीरे सर कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा और डेफिनेटली करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा की भावना ऐसे बच्चों में पाई जाती है। याद रखना, ये कार्य उन्मुख व्यवहार करते हैं। जिस कार्य को उन्होंने ले लिया उस कार्य पे पूरा समर्पण डाल देंगे कि मुझे ग्रेड 2 करना है सर, मुझे ग्रेड 3 करना है, मुझे ग्रेड 1 करना है। जो मुझे करना है उसको बेटर तरीके से करूंगा, चाहे जिंदगी में कितनी परेशानियां आए, चाहे कितने लोग मुझे कहेंगे तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी अंदर से कहूंगा कि मैं करूंगा, 100% करूंगा। ये अचीवमेंट मोटिवेशन। और अचीवमेंट मोटिवेशन पे याद रखना, प्रभाव जो सबसे अधिक पड़ता है वो स्वतंत्र वातावरण का पड़ता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सबसे बड़ी बात है, याद रखना। ठीक है ना, और स्पेशली घर का वातावरण, जहां जितनी बच्चे को फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्र वातावरण मिलता है, वहां अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ जाता है। और जहां बच्चे को दबाया जाता है वहां अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो फ्रीडम, और मैं इसलिए बोलता हूं फियरलेस रहना है, लाइफ में डर नहीं रखना है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बेटर होगा, याद रखना। तो ये माता पिता के स्वतंत्र व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, विद्यालय का प्रभाव पड़ेगा, समाज का प्रभाव पड़ेगा। उपलब्धि प्रेरक के विकास से मैंने बताया था कि बतौर टीचर मेरी भूमिका क्या होगी, तो मैं बच्चे को फ्रीडम इन्वायरमेंट दूंगा, सेल्फ इवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन, आत्म अनुशासन, ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, चैलेंजिंग कार्य देना, ये सब मैं क्रियाएं करूंगा, याद रखना। और लास्ट में मैंने बताया था कि इसका मापन करने के लिए टीएटी फ्रिक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने प्रेरक वगैरह ये सब कंप्लीट पढ़ा दिया है, मोटिवेशन टॉपिक का लगभग पार्ट, इंपोर्टेंट पार्ट मैंने करवा दिया है। आज इस टॉपिक को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। कल अपन एक नया टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नता स्टार्ट कर दें मेरे अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है ना, लास्ट के टॉपिक मैंने लाइव में करवा दिए हैं, अधिगम लाइव में करवा दिया, विकास दोबारा पूरा लाइव करवा दिया है, व्यक्तित्व करवा दिया है मैंने, समायोजन लाइव करवा दिया है, बुद्धि मैंने लाइव करवा दिया है, मोटिवेशन आज हो जाएगा। कल व्यक्तिगत भिन्नता करवा देंगे और उसके बाद अपन रिट वाले बच्चों के लिए एक बार दोबारा से मैं पेडागोजी के ऊपर दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, पेडागोजी पे अगले वीक में। ठीक है ना सर, जयपुर में मिल रही है क्या साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव 50 रुपीज? जयपुर में मिशन में आप जो डाउटफुल वाले की बात कर रहे हैं, आप डाउटफुल वाले 50 रुपए में मिल जाएगी। मिशन में अपना जो संदीप बैठेगा ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जब हम क्लास लेने आते हैं तो उस समय संदीप से आप बात कर लेना, जो हमारा पूरा देखता है, तो वो बता देगा आपको। ठीक है ना, 50 रुपए मिल जाएगी डाउटफुल वाली। बाड़मेर से नमस्ते, सभी को नमस्ते सर। हाँ यस, डाउटफुल ऑब्जेक्टिव वाली 50 रुपए मिल जाएगी आपको, प्रिंट रेट पे दे रहे हैं वो, उसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है। सेकंड एग्जाम कब तक हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग दिसंबर में चर्चा हुई है, दिसंबर, पॉसिबली दिसंबर, अक्टूबर में पहले ग्रेड फर्स्ट की चर्चा हुई है, तो आप तो यही मान के चलेंगे अक्टूबर में होनी है। मैं अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग करूं, कभी भी ये चीज मत पूछा करो। आपके पास जितना समय हो, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आपको उतना करना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी आप कोशिश करेंगे एग्जाम जैसे, अब एग्जाम में एग्जाम है, अब तो थे हिसाब से तैयारी करो कि एक एक मिनट को उपयोग करो कि सर मुझे बढ़िया तरीके से करना है, साइकोलॉजी मेरे से पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं जितने भी डाउट्स होंगे उनको दोबारा से क्लियर कर दूंगा, हर चीज बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। याद रखना, हम कोशिश बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बेटर करें। हम जीके की जो टेस्ट सीरीज लेके आए वो भी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आए, कंप्लीट जीके की टेस्ट सीरीज बाई लैंग्वेज, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। याद रखना, जिन बच्चों ने ग्रेड 2 के बच्चों ने भी ज्वाइन की हो तो उन्हें लगा होगा बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। तो उद्देश्य यही है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज हो, ग्रेड 2 की टेस्ट सीरीज हो, सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज हो, कि एक बेटर चीज आपको दें, एक विद्वान लोगों के माध्यम से आपको ऐसा कंटेंट मिले। ठीक है, बुक्स जो निकाली हैं उन्हीं से, वो भी बेटर किताब निकाली है। एसएसटी में इकोनॉमिक्स निकाल दी, राज व्यवस्था, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास, और टीचिंग मेथड की एक बुक आ रही है। एसएसटी का लगभग पूरा कवर करवा रहे हैं, तो बेटर करूंगा मैं। याद रखना, ऐसे नहीं हूं, मतलब करूंगा तो कोई चीज में घुसूंगा तो बेटर तरीके से ही आगे ले जाऊंगा। तो साइकोलॉजी को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब बढ़िया हो जाएगा। मनोविज्ञान में थोड़ा सा ही पॉजिटिविटी रखनी है आपको। मनोविज्ञान के प्रश्नों की भाषा में उलझ रहे हैं, क्या करें, थोड़ा सा बताएं। ओम प्रकाश जी, चिंता नहीं करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, और मैं लास्ट में
आपको बहुत पॉजिटिव बना दूंगा, चिंता मत करें। जिस बच्चे ने भी कोर्स लिया ना, उस एक एक बच्चे की सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी पर्सनल है। आपने कोर्स नहीं लिया है, आप धीर सर के परिवार के सदस्य हो, याद रखना। तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं आपको बेटर कैसे दे सकता हूं, ये मैं करूंगा, याद रखना। वो किसी भी लेवल पे मुझे करना पड़े। तो ये आप नहीं सोचें कि सर ने कोर्स ले लिया हमने तो केवल एक साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, आपको सिलेक्शन तक कैसे लेके जाना है, ये चीज सब मैं बताऊंगा, याद रखना। ओके, ठीक है। पूजा यादव का मैसेज पढ़े, क्या है करिए पूजा यादव। सर प्लीज हेल्प मी। बोल 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 पूजा बोल। सर टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करोगे? टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट कर रखी है, अभी रीट की दोबारा से, साइकोलॉजी की दोबारा से स्टार्ट करेंगे अच्छी टेस्ट सीरीज। सुनो सर, मोनू कुमार जी बोले, जल्दी बोलिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक को। मैं जानूंगी सर, मेरी भी सुन लो। अब सबके एक साथ सुन लो, सबके एक साथ कैसे सुन लो? मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है। वीना जी बहुत बधाई, आपको पहली ऑनलाइन क्लास है और धीर सर से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं और आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने। सेकंड ग्रेड बुक आई नहीं अभी तक, पॉलिटी की बुक्स। सुमन चांद, साइको को डर लगा करेगा बावली, सुमन आएंगे बावली बात करे आएगा, स्मार्ट टीचर तुम पढ़ा रहे हैं अब तू करिए साइकोलॉजी में डर लगेगा। बोल बावली बावली बात मत करया करेंगे, डर लगा करेगी कोई चीज से। वीना ठीक है, और बोलिए पूजा। अरे पूजा बोल ले तो सही यार, पूजा अब पूजा डेली आवे यार, 5-10 मैसेज कर यार, पूजा पूजा हो रही है पूरे ग्रुप में। मैं मर जाऊंगी, क्यों मर जाएगी पूजा? बावली बात क्या कर रही है बता, क्यों गोते रहे? मरण की बात तो वे करें देगा ना, कोई प्यार में धोखो मिल जाए, कोई और को जो बावली बात करे, तुम क्या डर होते रहे? मरिया करेंगे नहीं बावली बात करें। जीवन के अनोखो मिले, अद्भुत होता है जीवन, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कष्ट सहन करते तब मिलता है। लाइफ एक बार मिली है। लेवल हार्ड आएगा क्या? अमूमन हर वर्ष लेवल बढ़ता ही जाता है, तो कोशिश ये करें कि लेवल हार्ड ही आएगा, अपने को तो अच्छा ही पढ़ना है, सीधी सी बात यही। ओके, ये पूजा जो प्रॉब्लम बोल रही है ना, मर जाऊंगी, ऐसी बातें मत किया करो यार, प्लीज प्लीज मत किया करो। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो मेरे से पर्सनली बात करना। मरने के लिए जीवन मिला ही नहीं है, जीवन बहुत बेटर करने के लिए मिला है, बहुत अच्छा करने के लिए मिला है, याद रखना। और सब बेस्ट होगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग। अब देखना, आज की क्लास में अपन मोटिवेशन का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, और मोटिवेशन के इस अंतिम पार्ट में एक तो इसका ये पार्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अब सिद्धांतों में ज्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली प्रश्न आता है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या नहीं है, तो हल्का सा इनको पढ़ना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत। अरे मारो पेन, बोर्ड चेंज होना से पेन चले हुए। मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। पेन सब गए, गायब हो गए ना पेन, ये रहा मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। अब मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? ये मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसकी मोटाई कैसे बढ़ेगी पता नहीं। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसकी मोटाई कैसे बढ़ेगी, हाथ से सही चल रहा है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने दिया, याद रखना। ये मैंने व्यक्तित्व में आपको पढ़ा दिया था, यहां आपको इतना ही समझना है। अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण, और ये कहता है कि हमारा व्यवहार जो होता है ना, वो मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? मूल प्रवृत्तियों से। और इसने मूल प्रवृत्ति दो बताई थी, एक तो इरोस और दूसरी बताई थी थेनाटोस। कौन सी बताई थी? इरोस, और दूसरी बताई थी थेनाटोस। किसने बताई थी? किसने बताई है? ये फ्राइड ने। तो ये मेरा व्यक्तित्व में पढ़ाया हुआ है, यहां आपको इतना ही समझना है। अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण। किसने दिया? फ्राइड ने दिया है। और ये कहता है दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इरोस और थेनाटोस। इरोस होती है रचनात्मक मूल प्रवृत्ति, जिंदगी में जो रचनात्मक कार्य करते हैं वो इरोस होती है, और थेनाटोस होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसमें बच्चा आक्रमणकारी कार्य करता है, गलत कार्य करता है, नेगेटिविटी उसमें आती है, थेनाटोस होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये कहता है मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को प्रेरित करेंगे। आपको यहां पे इतना याद रखना है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने दिया और अभिप्रेरणा का सिद्धांत याद रखना। ओके, नंबर 2 पे दूसरा सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैंने पढ़ा दिया था,
बाल विकास में। तो यहां केवल आप नाम देख के जाएंगे कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। अब मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल का क्या था, ये कहता है कि 14 मूल प्रवृत्तियां मेरे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और 14 मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, पलायन, युद्ध प्रियता, निवृत्ति, शिशु रक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, भोजन अन्वेषण, रचना और हास। अपने अंदर 14 मूल प्रवृत्तियों में ये कहता है मेरा जो भी व्यवहार होता है उसमें 14 मूल प्रवृत्तियां पीछे होंगी, याद रखना, ठीक है ना। तो एक प्रकार से आपको दोनों ये सिद्धांत, इनके नाम देखने, इनको ज्यादा समझना नहीं है, मैंने करवा दिए, याद रखना। पहला सिद्धांत मनोविश्लेषण, दूसरा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिमाग में आते ही क्या आएगा, व्यवहारवादी। सबसे ज्यादा व्यवहारवादी इस बात पे बल देते हैं। व्यवहारवाद की मूल इकाई है एसआर। व्यवहारवाद की मूल इकाई क्या है, एसआर है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया वैसे पर्टिकुलर सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन ऑप्शन में यदि व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक दोनों हो तो आपको व्यवहारवादी करना, याद रखना। क्या करना है, व्यवहारवादी करना है। ये कहता है उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध होता है वो हमारे व्यवहार को प्रेरित करता है। यहां आपको केवल नाम याद रखना है। 4 नंबर पे चालक न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन। ये आया हुआ प्रश्न है कि विप्रेरणा का चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है। ड्राइव रिडक्शन किसको बोलते हैं, ये मैंने अधिगम में पढ़ा दिया था। ड्राइव रिडक्शन क्या होता है, मैं दोबारा एक बार चर्चा कर रहा हूं। ड्राइव रिडक्शन क्या होता है, ड्राइव रिडक्शन ये दिया था सीएल हल ने। किसने दिया है, सीएल हल ने ड्राइव रिडक्शन दिया है। देखिए, चालक न्यूनता का मतलब भी होता है कि जब तक आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक वो चालक रहता है उच्चतम स्थिति में। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो तो आपका चालक उच्चतम स्तर पे है, लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप में कौन सी स्थिति आएगी, चालक न्यूनता आएगी। तो सीएल हल ने दिया है, ये कहता है कि हमारा व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। यदि आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो गई तो आपका व्यवहार क्या हो जाएगा, चालक न्यून। और यदि आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हुई तो आपका चालक क्या रहेगा, उच्चतम स्तर पे रहेगा। ठीक है सर, आज लाइव वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही आज, क्या हो गया रजनी? पूजा बहन फैमिली को बताओ, जरूर समझाएंगे। अरे पूजा, अब तुम ये मुद्दा ये ऑनलाइन लाइव क्लास में लेके आ गई, गलत है थोड़ा सा। तुम पर्सनल मेरे से बात करती तो मैं तुमसे कुछ करता। अब तुम यहाँ पे इसको, तो ये कोई मेरे को सार वाली बात नहीं लगी। मेरा पूजा की बात सुन ली, बट ये क्लास में कैसे पॉसिबल है? क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आप सब पढ़ने के लिए आए हैं। ये बातें पर्सनली सुनी जा सकती हैं। हर समस्या का समाधान होता है, खुद को ही करना पड़ता है समस्या का समाधान। मरना थोड़ी कोई समाधान है, नेगेटिविटी विचार थोड़ी। जिंदगी में कभी डरो मत। लाइफ में डिसीजन हमेशा अपने लो, अपने अंतरात्मा के लो। कोई इंसान तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू रास्ता रोक देगा। तुम साइड से रास्ता निकालो, नहीं निकाल सकते हो धक्का दे के आगे निकल जाओ। ये जिंदगी है, रिश्ते सेल्फ के हैं, कोई रिश्ता काम नहीं आता है, करना खुद को पड़ता है। लेकिन मृत्यु, मौत को चुनना, निराश हो जाना, ये रास्ता नहीं है। करना आपको ही पड़ेगा, वो चाहे अपना हो सामने या कोई दूसरा हो। निकालना रास्ते से आपको ही पड़ेगा। हमें अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे या उस रास्ते से उसे हटाना पड़ेगा। तो दो चीजें सीधी से तरीके होते। चालक न्यूनता, ड्राइव रिडक्शन क्या है, सीएल हल ने दिया है, सिर्फ नाम देख जाना और कुछ नहीं है। 5 नंबर पे आत्मसिद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का मतलब क्या होता है, सब यथार्थीकरण भी इसको बोलते हैं। सीटेट में आया हुआ है सब यथार्थीकरण। एक तो मैं बोर्ड चेंज करूंगा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सही तरीके से लिखा भी नहीं जा रहा है। सब यथार्थीकरण का सिद्धांत क्या है, सब यथार्थीकरण आत्मसिद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो व्यवहार होता है, ये किसने दिया था, मेस्लो ने। किसने दिया है ये मेस्लो ने दिया है। किसने दिया है, ये मेस्लो ने दिया है। ये मेस्लो ने दिया है। एक सेकंड मैं इसमें देखूं क्या, ये ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया है, मेस्लो ने। मेस्लो ने सिद्धांत दिया है सब यथार्थीकरण। मतलब कि हमारी जो आंतरिक योग्यताएं होती हैं वो आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगी। ये सिद्धांत कहलाता है आत्मसिद्धि या सब यथार्थीकरण। अब देखो, ये विप्रेरणा के सिद्धांत होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं इनको नॉर्मली नाम लिखाता हूं, आपको यहां केवल इनके नाम देखने हैं। आपसे प्रश्न केवल ये पूछेगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या नहीं है। चूंकि ये सिद्धांत मैंने अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा दिए हैं, तो यहां एक सरसरी तौर पे मैं एक चर्चा कर रहा हूं
कि आपको ये नाम याद रखना है। क्या रखना है आपको? ये नाम याद रखना है। व्यक्ति संतुलन स्थापित करता क्या है? प्रसन्न विशाल जी। देखो, लाइव देखना जरूरी नहीं है। यदि आपने रिकॉर्डेड क्लास दे रखी है, 11वीं 12वीं की जो किताबों के मैंने वीडियो डाल रखे हैं वो देख लेना, वो फायदा है, एनसीईआरटी के पार्ट है, वो अच्छा है वो। मोनू जी, प्रयास कोचिंग में तो मैं अब मैंने पर्सनल बैच शुरू कर दिया सीकर में, तो एक तो मेरा वो लेता हूँ प्रयास कोचिंग के, जो मैंने रेगुलर जो मेरे बैच हैं सिर्फ वही ले रहा हूँ मैं, बाकी नए बैच तो मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ पुराने बैच ले रहा हूँ जो मैंने करवाने हैं, बाकी तो मैं पर्सनल बैच ही ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, जयपुर और सीकर दोनों में। कोचिंग विशेष से में ज्यादा इरादा नहीं है मेरा इस बार। गुड इवनिंग सर। सुपर ईगो वाला ही रेट दो। सुपर ईगो, इड ईगो वाला, तो उसमें ईगो होगा, याद रखना। संतुलन व्यक्ति तो वो होता है जिसमें ईगो मजबूत होता है। जिसमें ईगो जितना मजबूत होगा व्यक्ति, तो उतना ही संतुलित होगा। ये मैंने कई बार टेस्ट सीरीज में भी करवा दिया और वीडियो में भी करवा दिया। तो ये 5 नंबर पे याद रखना। 6 छठा सिद्धांत, छठा सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत, अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया है? ये कुर्ट लेविन ने दिया है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या है क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का? देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय सिद्धांत में कहता है कि हमारा व्यवहार जो है वो व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतः क्रिया से प्रभावित होता है। तो कुर्ट लेविन ये कहता है कि आपका जो व्यवहार होगा वो किससे प्रभावित होगा? व्यक्ति और वातावरण के मध्य जितने भी कार्य करते हैं, यानी आप व्यक्ति हो, पर्सन हो, और ये इन्वायरमेंट है, इन दोनों के मध्य जितने भी कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो जितने भी कारक हैं वो सब किसको प्रभावित करेंगे? आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। ये क्षेत्रीय सिद्धांत है। यानी पी और ई के मध्य जितने भी कारक आएंगे वो सब आपके व्यवहार को प्रेरित करते हैं। ये कौन सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत है कुर्ट लेविन। ओके, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। 7वां सिद्धांत लिखना, प्रोत्साहन का सिद्धांत। नॉर्मली अपनी यदि साइकोलॉजी की किताबों की बात करें तो केवल ये 7 ही सिद्धांत होते हैं। ये दिया था वॉल्स और कॉफमैन ने। किसने दिया था? वॉल्स और कॉफमैन ने सिद्धांत दिया था। नॉर्मली तो ये अभिप्रेरणा के 7 ही सिद्धांत होते हैं, याद रखना। आपसे ये प्रश्न पूछेगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या नहीं है, आपको 7 सिद्धांत पूछेगा, ठीक है। मूल सिद्धांत तो 7 ही होते हैं। मैं थोड़ा सा पैटर्न डीएसएसबी, केवीएस और सीटेट को फॉलो करते हुए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, याद रखना। वो सिद्धांत उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बट नॉर्मली राजस्थान के एग्जाम में 7 ही प्रश्न आए हैं। तो प्रोत्साहन सिद्धांत वॉल्स और कॉफमैन, इन्होंने कहा कि पुनर्बलन, इंसेंटिव, प्रोत्साहन आपके व्यवहार को प्रेरित करता है। तो टोटल ये 7 सिद्धांत है, याद रखना। कितने सिद्धांत हैं? 7। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को प्रेरित करती हैं। दूसरा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, 14 मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध प्रभावित करता है। चालक न्यूनता सीएल हल ने दिया, ड्राइव रिडक्शन, आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी तो व्यवहार चालक न्यून हो जाएगा, और आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी तो चालक उच्चतम स्तर पर रहेगा। आत्मसिद्धि शव यथार्थीकरण, आपकी आंतरिक योग्यताएं व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ये मेस्लो का सिद्धांत था। सेल्फ इक्वालाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेल्फ इक्वालाइजेशन। और क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य जो भी कार्य करते हैं वो हमारे व्यवहार को प्रेरित करेंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स और कॉफमैन ने दिया है। सर, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत भी तो है। हाँ, लोक ने दिया ना। वो सिद्धांत बहुत सारे ऐसे तो मैंने किताब में डाल रखे हैं, बट ये 7 मूल है। ये 7 तो आपको पढ़ के जाने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अधिगम यांत्रिक होता है क्या? देखिए, व्यवहारवादी मानते हैं अधिगम को यांत्रिक, संज्ञानवादी नहीं मानते। सीकर में कब मिल सकते हैं? सीकर में संडे को आप 10 बजे की क्लास, जो मेरी पर्सनल बैच चलता है ना आनंद क्लासेस के हॉल में, वहां उसके बाद आप मिल सकते हैं 10 बजे बाद। पॉलिटी की बुक अपनी आती है नीलम जी, राजव्यवस्था वाली पॉलिटी की, जो प्रदीप कुमार बोर्ड सर है उनकी किताब आती है, वो देख लें आप, बढ़िया किताब है। आशा जी कह रहे हैं प्यार हो गया साइकोलॉजी से, फिर तो ठीक है। मैंने सोचा कहीं मेरा नाम नहीं लिख दिया। सर, बीच में मोटिवेशन भी दो। रोशनी जी, बहुत मोटिवेशन दिया है, क्या बात करते हो आप।
ज्यादा मोटिवेशन ठीक नहीं है। रिंकी राजपूत करें सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। वेरी गुड, बहुत बधाई आपको रिंकी जी कि आप ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 जिसका भी आपने लिया है उसमें लग जाएं। शुभकामनाएं हैं। सभी लाइव देखते हैं बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। ओके, 7 तो इस सब ने पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं 7 के अलावा, ये 7 तो सभी को पढ़ना है, ठीक है। 8 नंबर पे आता है द्विघटक सिद्धांत। अब ये आरएस मेंस और सीटेट एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया था? हजबर्ग ने। तो ये मेरे अकॉर्डिंग देख के जाना। इन्होंने 2 घटक बताए थे, एक आरोग्य घटक, कौन सा घटक? आरोग्य घटक, और एक घटक इन्होंने बताया था अभिप्रेरणा घटक। अभिप्रेरणा, आरोग्य घटक और अभिप्रेरणा घटक। आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, क्या होता है? स्वास्थ्य घटक, ठीक है। और अभिप्रेरणा कार्य की संतुष्टि संबंधी होता है। किससे होता है? कार्य की संतुष्टि संबंधी। तो द्विघटक सिद्धांत किसने दिया? हजबर्ग ने। इसके 2 कारक हैं, आरोग्य स्वास्थ्य और अभिप्रेरणा, ठीक है। ये कार्य की संतुष्टि संबंधी, आपको इतना याद रखना, द्विघटक हजबर्ग ने दिया। आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य संबंधी कारक होते हैं और अभिप्रेरणा घटक का मतलब यहाँ कार्य की संतुष्टि संबंधी कारक होते हैं। तो ये देख लेना, ठीक है। एक 9 नंबर 7 9 नंबर पर लिखना अभिप्रेरणा का अक्स वाई सिद्धांत। ये आरएस मेंस में भी आया है और वैसे भी याद रखना है, ये मैकग्रेगर ने दिया है। किसने दिया है? मैकग्रेगर। अभिप्रेरणा का अक्स वाई सिद्धांत। अक्स वाई का मतलब ये होता है कि अक्स का मतलब तो होता है पॉजिटिव कारक, मतलब ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव हैं वो तो एक्स है, और वाई का मतलब यस यानी पॉजिटिव। आलसी है, निकम्मा है, नकारात्मक बातें करता है, निराशावादी है, अकर्मण्य है, इसका मतलब वो कौन सा घटक है? अभिप्रेरणा का अक्स घटक है। जो आशावादी है, जो कर्मण्य है, जो बहुत पुरुषार्थ में विश्वास रखता है, बहुत उत्साही व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व कौन सा होता है? वाई होता है। यानी अभिप्रेरणा का अक्स वाई सिद्धांत मैकग्रेगर। किसने दिया है? मैकग्रेगर ने दिया है। तो आपको कम से कम नाम जरूर याद रखना है, द्विघटक हजबर्ग, आरोग्य स्वास्थ्य घटक, अभिप्रेरणा घटक। अक्स वाई मैकग्रेगर ने दिया है। अक्स का मतलब नकारात्मक, वाई का मतलब सकारात्मक कारक। अक्स का मतलब नकारात्मक, वाई का मतलब सकारात्मक। हाँ, वाई का मतलब यस और अक्स का मतलब नो। एकदम सिंपल तरीका यही है इसको याद करने का। मतलब जितनी भी नकारात्मक विशेषताएं होती हैं वो अक्स व्यक्तित्व में होती हैं, और जितनी पॉजिटिव विशेषताएं होती हैं वो वाई में होती हैं। बस इतना सा याद रखना है। पूजा जी बात कर लेना आप क्लास के बाद, जस्ट बात में कर लेना। नेटवर्किंग रिकनेक्ट वंदना जी तभी होता है जब आपका नेटवर्क इश्यू कमजोर होता है, कहीं इंटरनेट कमजोर होता है, तभी ऐसी चीजें होती हैं। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट भूल जाते हैं, क्या करें। विशाल जी आप भूल जाते हो, आकर्षित कर रहे हो भूल जाने को। आप सोचो मत कि भूल जाते हो, आप तो रिपीट करते रहो, नहीं भूलोगे। यस, प्रत्याशा वरूम, हाँ प्रत्याशा वाला बहुत बार आया हुआ है। ये 2 तो ये आपको देखनी है, द्विघटक और अक्स वाई। प्रत्याशा सिद्धांत ये भी आपको देखना है, प्रत्याशा वाला ये भी कई बार प्रश्न आया। प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेंसी होता है। एक्सपेक्टेंसी प्रत्याशा सिद्धांत दिया था एच वरूम, 1960 में इसने दिया था। ये आया हुआ है कि प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है। प्रत्याशा मतलब एक प्रकार से हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें हमारे व्यवहार को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। मैक्सिमम आपसे इतना ही प्रश्न पूछेगा कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एच वरूम है। कौन है? एच वरूम इसके प्रतिपादक है। मैक्सिमम ये प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। एच वरूम। उदयपुर में क्लास रेखा जी नहीं होगी, उदयपुर तो इस बार पॉसिबल ही नहीं है। सीकर और जयपुर के अलावा क्लास पॉसिबल नहीं कहीं भी। जीवन शैली लाइफ स्टाइल जो है ये एडलर का कॉन्सेप्ट है। किसका है? एडलर का कॉन्सेप्ट है। प्रत्याशा सिद्धांत, उसके बाद लिखना आप प्रत्याशा के बाद लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। लक्ष्य निर्धारण ये जॉन लॉक ने दिया है। किसने दिया है? जॉन लॉक। कि लक्ष्य जो है आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा। इसके अलावा आवश्यकता तनाव सिद्धांत, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको भी छोड़ देना। आवश्यकता तनाव सिद्धांत ये कुर्ट लेविन ने दिया है कि जब आवश्यकताएं जो है ना वो तनाव पैदा करती हैं, जब तक उनकी पूर्ति नहीं होती। तो आवश्यकता तनाव सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। लक्ष्य सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया है। प्रत्याशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत,
ये विरोधी प्रक्रिया आया हुआ है तो ये देख लेना, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। ये सोलोमन एंड कॉर्बेट, सोलोमन एंड कॉर्बेट ने दिया था विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत 1974 में। कब दिया था ये? 1974 में। विरोधी प्रक्रिया का मतलब होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे लक्ष्यों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं, और ऐसी चीजों से हम दूर भागते हैं जो हमें दुख प्रदान करते हैं। यानी सुख प्राप्त करने वाली चीजों की ओर अपन भागते हैं और दुख प्राप्त होने वाली चीजों से अपन दूर भागते हैं। इसको अपन बोलते हैं विरोधी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? विरोधी प्रक्रिया। सोलोमन एंड कॉर्बेट। जीवन शक्ति, ये दोनों एडलर का होना चाहिए। लाइफ स्ट्रेंथ, जीवन शक्ति, जीवन शैली उसने दिया है, लाइफ स्टाइल, जीवन सृजनात्मक आत्म, मेरे अकॉर्डिंग एडलर ही होना चाहिए, कंफर्म तो नहीं है। लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लास लीजिए विशाल जी, जरूर कोशिश करेंगे कि लाइव में ऑब्जेक्टिव भी लें, अपन कुछ क्वेश्चन पेपर पे टॉपिक वाइज डिस्कशन करें, ऐसा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन टॉपिक पे पढ़ा दिया और 1 दिन अपने क्वेश्चन पेपर पे चर्चा कर ली, ऐसा भी प्रयास कर लेंगे। ओके, तो ये देख लेना, ये मूल सिद्धांत है जो आपको देखना विप्रेरणा के, ठीक है ना। प्रत्याशा, लक्ष्य निर्धारण, आवश्यक तनाव, विरोधी प्रक्रिया, इसके अलावा नहीं देखना आपको। एक बिंदु देखना, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, ठीक है ना। अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है, इस पे बहुत बार प्रश्न आया है। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, तो अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, ये एक अप्लाइड प्रश्न है कि लर्निंग में मोटिवेशन की क्या भूमिका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बिंदु है जो हर ग्रेड में आता है और ये अप्लाइड है, इसको रटना मत आप। आपके माइंड में ये सेट कर लो कि मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है जो अधिगम को हर तरीके से प्रभावित करती है, तो इसको रटना मत, याद रखना। इसकी बड़ी से बड़ी भूमिका, छोटे छोटा व्यवहार लेके बड़ा से बड़ा व्यवहार मोटिवेशन करवाता है। मैंने कहा कि जिंदगी में मोटिवेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। आपकी लाइफ में सफलता में सबसे बड़ा योगदान मोटिवेशन का है। यदि मोटिवेशन है तो मजा आ रहा है क्लास में, मोटिवेशन है तो किताब उठाने में मजा आ रहा है, मोटिवेशन है तो एग्जाम के फॉरम के नाम से आनंद आ रहा है, मोटिवेशन है तो दिन में हर चीज बहुत अच्छे से कर जाते हो, ये मोटिवेशन है। और मोटिवेशन नहीं है, निराशा, हताशा, जीवन में मरने के विचार, वो मतलब पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर रहती है, इसका मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जिंदगी में पूरा गेम मोटिवेशन का होता है। लाइफ को जो सुंदर और गजब बनाती है वो मोटिवेशन बनाती है। तो हर चीज में बेटर, याद रखना, ठीक है ना, हर चीज में बेटर है। क्या क्या भूमिका है? व्यवहार में परिवर्तन करने में, व्यवहार में परिवर्तन करने में, ये प्रश्न आ गया। मोटिवेशन की क्या भूमिका है? व्यवहार में परिवर्तन, मोटिवेशन। नंबर 2, अधिगम की गति, गति को तेज कर देता है, गति को तीव्र कर देता है, तो गति को तेज, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। लर्निंग से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, याद रखना, ये मोटिवेशन का फायदा है। रुचि उत्पन्न करने में, रुचि उत्पन्न कर देता है। आपकी जिस चीज में रुचि नहीं है, मोटिवेशन से रुचि उत्पन्न हो जाएगी। आप ध्यान केंद्रित करोगे, आपका अटेंशन पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, याद रखना। रुचि केंद्रित होगी, ध्यान केंद्रित होगा, गति बढ़ जाएगी, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चरित्र निर्माण में, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में इसको उपयोगी माना गया है, चरित्र निर्माण में, ठीक है। कर्मिक रूप से सीखने में, कर्मिक रूप से सीखने में, मोटिवेशन में आदमी कर्मिक रूप से सही चलता है, याद रखना। चयनात्मक क्रियाओं में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सिलेक्टिव क्रिया करने में भी मोटिवेशन की भूमिका होती है। मतलब हर दृष्टिकोण से भूमिका है, पॉजिटिविटी है। आपको ये याद रखना है अधिगम में विप्रेरणा की भूमिका क्या है। तो व्यवहार परिवर्तन एग्जाम में आ गया, अधिगम की गति को बढ़ाना एग्जाम में आ गया, रुचि उत्पन्न करना एग्जाम में आ गया, ध्यान केंद्रित करना एग्जाम में आ गया, चरित्र निर्माण करना एग्जाम में आ गया, कर्मिक रूप से सीखने में, चयनात्मक क्रियाएं करने में, शारीरिक मानसिक गुणों का विकास करने में, मतलब पॉजिटिविटी है। हर चीज में मोटिवेशन उपयोगी है, शारीरिक और मानसिक विकास में। आपको तो माइंड में रखना है कि अधिगम में अभिप्रेरणा की पूरी भूमिका ही भूमिका है। मेल्टन एक व्यक्ति हुए हैं, कौन हुए? मेल्टन। इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि ये अनिवार्य शर्त है, ये अनिवार्य कंडीशन है अधिगम के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि विदाउट मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाना खाने में मजा नहीं आएगा, क्लास पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। और यदि मोटिवेशन है ना तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्लास मेरी ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्या सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से वीक में 4 क्लास लीजिए सर। विकास जी पॉसिबल नहीं हो पाता है 4, तो 3 कोशिश करेंगे आगे से। एक बार थोड़े से ऑफलाइन बैचेस समाप्त हो जाएं अगले वीक तक। प्रज्ञा शर्मा जी क्या रिप्लाई देना है आपका?
गरिमा भारद्वाज जी, क्वेश्चन आता है अधिगम यांत्रिक होता है नहीं होता। देखो मूल रूप से अधिगम की प्रकृति यदि अपन पढ़ते हैं तो अधिगम क्या है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया। विवेकपूर्ण प्रक्रिया कभी यांत्रिक नहीं होती है, तो स्पेशली आपको यांत्रिक नहीं मानना अधिगम को। इंग्लिश की बुक प्रज्ञा जी बीके रस्तोगी की ले आओ रीड के लिए, तो आप लाना चाहो तो। और ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है विश्वास जी सर के साथ, उसको फॉलो करें, उसको देखें यूट्यूब पे, उसमें बता रखा मैंने। आरबीएससी एनसीईआरटी दोनों एक ही किताबें होती हैं, आप ये प्रश्न मत पूछा करो कि आरबीएससी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े, दोनों एक ही है। ओके, ये हो गया बिंदु। अंतिम बिंदु होता है अभिप्रेरित करने की विधियां क्या होती हैं, मोटिवेट करने के तरीके क्या होते हैं। अब इस पे प्रश्न वैसे तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए उपाय क्या होते हैं। बस एक चीज याद रखना, ये एग्जाम में जब भी प्रश्न मैं देखता हूं कि ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में आया है कि मोटिवेट करने के तरीके क्या होते हैं, वहां आप ये याद रखना कि पॉजिटिव तरीके को एक नंबर पे रखना है। जैसे प्रशंसा, पुरस्कार और दंड, इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता मोटिवेशन में, तो इनको नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो विधियां क्या हो सकती हैं, पहली विधि हो सकती है रुचि उत्पन्न कर दो, इंटरेस्ट उत्पन्न कर दो बच्चे का, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इंटरेस्ट उत्पन्न करने से बच्चा अपने आप मोटिवेट हो जाता है, पहला तरीका, ये पॉजिटिव तरीका है। नंबर 2, सफलता, सक्सेस एक मोटिवेट करने का तरीका है। सफलता मोटिवेट करती है। आप एक टेस्ट दो और टेस्ट में आपकी तीसरी रैंक आ गई, तो वो रैंक ही आपको मोटिवेट कर देगी। इसी प्रकार मान लीजिए आप जिंदगी में एक बार नौकरी लग जाते हो ना, फिर दुनिया का कोई भी कंपटीशन करे कर दोगे। जब तक नहीं लगते तब तक लगता है गुरुजी सफलता, गुरुजी मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, गुरुजी मेरे से होगा ही नहीं, मतलब हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन एक बार आप छोटे से सिलेक्शन ले लो, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। कॉन्फिडेंस होता है, पूरा जिंदगी में कॉन्फिडेंस का गेम होता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा, ये भी मोटिवेट करने का एक तरीका है। प्रतिस्पर्धा अच्छे से करो, उससे करोगे तो फायदा ये होगा कि वो पढ़ रही है रात को 11 बजे तक, तो माइंड खराब हो जाएगा, और वो पढ़ रही है मुझे पढ़ना है, मतलब ये कंपटीशन बन जाता है। तो प्रतिस्पर्धा बहुत एक अच्छी चीज है, याद रखना। मैं प्रतिस्पर्धा की वजह से 12वीं क्लास में 19 घंटे तक पढ़ लिया था। एक लड़की से कंपटीशन हो गया, वैसे नहीं, लड़की का मतलब वैसे नहीं है कोई, वैसे मत समझ लेना, वैसे ही कंपटीशन हो गया। 7 लड़कों ने कह दिया कि लड़को टॉप करना चाहिए आपने क्लास में, तो माइंड में आ गया, बस भावना में बह गई। अब खूब पढ़ाई की कि यार नंबर ज्यादा आने चाहिए उससे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच बैठो कहीं, ठीक है ना। मैं बहुत भोला टाइप का आदमी रहा हूं, मासूम सा, बहुत मासूम सा, अभी नहीं दिखता तुम्हें मासूम सा। तो वो सब एक प्रतिस्पर्धा थी पढ़ाई को लेकर, तो वो उस समय मैं 19 घंटे तक पढ़ाई की मैंने 12वीं क्लास में, सिर्फ कंपटीशन था। 4 नंबर पे सामूहिक कार्य भी मोटिवेट करने का एक तरीका है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए या ग्रुप में पढ़ाई कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, बहुत अच्छा होता है। आदमी अकेला जब होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। तो ये ओवर थिंकिंग आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, याद रखना। आप अतीत और भविष्य की चीजों को लेकर इतना सोचते रहते हैं कि अपने वर्तमान को खो बैठते हैं। तो ये एक सामूहिक कार्य, एक मोटिवेट करने का तरीका है। सामूहिकता में जब रहेंगे तो ओवर थिंकिंग कम होगी, याद रखना। सामूहिक कार्य हो गया। उसके बाद 5 नंबर 6 नंबर पे लिखना, सामूहिक के बाद नवीनता। नवीनता मोटिवेट करने का एक तरीका है। जब अपनी पढ़ाई नहीं हो रही हो ना, कि सर मैं तो किताब पढ़ ली, सर खाली किताब 10 बार पढ़ ली, बिन लाल पढ़ी कर दिया, मन कौन करे। तो मन नहीं करे जना क्या करना है, कोई भी मार्केट से नई किताब लेके आनी है, बिन पढ़ना है, जिससे जो मन है ना वो मन सही आ जाए, नई किताब हमेशा आकर्षित करे। तो नवीनता एक मोटिवेट करने का तरीका है। 7 नंबर पे नवीनता हो गया, सामूहिक कार्य हो गया, ठीक है ठीक है। परिणाम का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान, कि मेरे को ये पता चल जाए कि मैं ये कार्य करने से ये हो जाएगा, तो ये भी मोटिवेट करता है। जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी हर जगह आती है, इसको बड़े तरीके से पढ़ लो। लेब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन का आज विज्ञापन है, उसमें भी साइकोलॉजी है। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, आरएस मेंस, हर जगह आता है। तो मैं इसको अच्छे से कवर कर लूं ताकि मेरी समस्याएं मिट जाए। ये परिणाम का ज्ञान है, इसमें अच्छा कर जाऊंगा तो बाकी मैं अपने आप अच्छा कर जाऊंगा। तो परिणाम का जब ज्ञान होता है तो मोटिवेट होता है। परिणाम का ज्ञान हो गया। फिर इसके अलावा जैसे प्रशंसा, ये सब है, लेकिन प्रशंसा ये लास्ट में करने हैं आपको। प्रशंसा, पुरस्कार ये ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ठीक है ना, ये हैं बट इतने महत्वपूर्ण नहीं है। खेल आधारित विधियां, खेल विधियों का प्रयोग करना भी मोटिवेट करने का तरीका है। खेल विधियां, ठीक है ना। सहायक सामग्री का प्रयोग करना, टीचिंग एड का प्रयोग करना,
अपन टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है। खेल विधियां मोटिवेट करने का तरीका है, ठीक है ना। पाठ्य सहगामी गतिविधियां आयोजित करेंगे, मोटिवेट करने का तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये स्पेशली लक्ष्य को बता देना, लक्ष्य को स्पष्ट कर देना, ये भी मोटिवेट करने का तरीका है। जिज्ञासा को जागृत करना मोटिवेट करने का तरीका है। ये मूल है, याद रखना। रुचि, सफलता, प्रतिस्पर्धा लिख लें हल्का सा। रुचि, सफलता, प्रतिस्पर्धा, सामूहिक कार्य, परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, खेल विधियां, सहायक सामग्री का प्रयोग, ठीक है ना। ये तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। प्रेम जी, नाम में क्या रखे बता, कुछ ऐसा करो कि मेरा नाम ऐसे हो जाए कि हर दुनिया मेरा नाम ले, ठीक है ना। रोशनी जी, कितने घंटे पढ़ें? घंटों पे कभी सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण है। 6 घंटे पढ़ के भी कोई भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, बस उस 6 घंटे में पढ़ क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी घंटों पे सिलेक्शन नहीं करता, बस अच्छी विषय वस्तु को चुनिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए, बस यही एक अच्छा आधार। सर आप बहुत मासूम हो, वेरी गुड। नीलम जी, थैंक यू। पर्सनल टॉपिक के नोट्स ऐड करवा दो। नहीं करवाए क्या मोहित जी? देखता हूं, मैं बात करता हूं, नहीं हुए तो करवाता हूं। मैं 18 घंटे पढ़ा रोशनी जी, मेरे अंदर स्टेमिना बहुत थी, मैं जुनून बहुत था मेरे अंदर, आज भी बहुत जुनून है। तो मुझे पढ़ाई से लगाव था, मेरे को और चीजों से मतलब भी नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि रिश्तेदारी क्या होती है, समाज क्या होता है। मुझे लगता था कि लाइफ में कुछ करना है बस। तो मेरे अंदर तो स्टेमिना थी, बाकी मेरे को तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं इसलिए अनावश्यक चीजें भी मैंने पढ़ ली। मेरा कहने का मतलब है कि आप 6 घंटे भी पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बस सही चीजें क्या पढ़ रहे हैं। अब मेरे टाइम में तो चीजें वही थी, गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमने तो पढ़ाई करके खुद ही अनुभव लेके फिर सीखा उनसे। आपको तो मेरे जैसे लोग गाइड करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ी बात है। ओके, ये देख लेना, ठीक है ना। ये मोटिवेशन टॉपिक था, याद रखना आपका पूरा। एक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, संघर्ष के प्रकार। तो अभिप्रेरणा संघर्ष मैंने समायोजन में पढ़ा दिया था, याद रखना। एक बार दोबारा चर्चा में कर लेता हूं। अभिप्रेरणा संघर्ष, ये अभिप्रेरणा जो संघर्ष होता ना, ये मैंने समायोजन में पढ़ा दिया था आपको। अभिप्रेरणा संघर्ष, ये दोबारा मैं चर्चा कर लेता हूं। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार, ये 4 प्रकार बताए थे कुर्ट लेविन ने। उपागम उपागम, पहला होता है उपागम उपागम। उपागम उपागम मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच अप्रोच। तो एक बार दोबारा समझ लें आप, अप्रोच अप्रोच। दूसरा होता है परिहार परिहार, परिहार परिहार, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस। तीसरा होता है उपागम परिहार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अवॉइडेंस अप्रोच अवॉइडेंस। और चौथा होता है बहु उपागम। क्या होता है? बहु उपागम परिहार, बहु उपागम परिहार। तो ये 4 बताए थे कुर्त, वैसे तो 3 कुर्त लेविन ने तो 3 ही बताए थे। कुर्त लेविन ने कितने बताए थे? 3 ही प्रकार बताए थे। और एक व्यक्ति हुए हैं हॉलैंड और सियर्स, हॉलैंड और सियर्स, इन्होंने जो बताए थे वो 4 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? 4 प्रकार। तो कुर्त लेविन ने इसके 3 प्रकार बताए थे और हॉलैंड सियर्स ने इसमें चौथा प्रकार जोड़ा था। इस समायोजन में भी आता है। तो मैंने समायोजन टॉपिक को लाइव में पढ़ा दिया था आपको, मैं दोबारा हल्की सी चर्चा कर रहा हूं। ये मेरा पढ़ाया हुआ है लाइव क्लासेस में, याद रखना, और रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ है। उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, इसको ग्राह्य ग्राही भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब 2 लक्ष्य मेरे सामने सकारात्मक सकारात्मक आ जाए कि मुझे मेरे दोस्त की शादी में भी जाना है और मुझे मेरे पापा के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य पे भी जाना है, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, मैं दोस्त की शादी में जाऊं या पापा के साथ जाऊं, ये जो संघर्ष हो रहा है उपागम उपागम है। 2 चीजें हैं, दोनों ही मेरे लिए फेवरेट है, लेकिन किसी एक चीज को चुनना है। मेरे लिए 2 बॉल हैं, दोनों ही बॉल बहुत अच्छी हैं, मुझे सुंदर लग रही हैं, लेकिन पापा ने कहा बेटा एक बॉल लेनी है, तो मेरा मन इस पे भी कर रहा है उस पे भी कर रहा है। कौन सा संघर्ष हो रहा है? उपागम उपागम। तो 2 सकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष क्या होता है? उपागम उपागम। परिहार परिहार क्या होता है? अवॉइडेंस अवॉइडेंस, जब 2 चीजें आपके सामने नकारात्मक आ जाए, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं खेलना भी नहीं चाहता, ठीक है, मैं शादी भी नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो 2 चीज जब अवांछित आ जाती हैं तो वो संघर्ष कौन सा होता है? परिहार परिहार। और उपागम परिहार का मतलब होता है मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे रीट 18 में प्रश्न आया कि एक लड़का टीचर के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, तो स्वीकार करना चाहता है, पॉजिटिव है, लेकिन
वो दंडित होने से डर रहा है, ये परिहार है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये पॉजिटिव है, लेकिन मुझे पैसे नहीं देने, ये परिहार है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये संघर्ष कौन सा होता है? उपागम परिहार। और बहुपागम परिहार में क्या जाएगा? एक से अधिक सकारात्मक और एक से अधिक नकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष। 2-3 पॉजिटिव आ गए, 2-3 नेगेटिव आ गए, ये बहुपागम परिहार संघर्ष। तो अभिप्रेरणा संघर्ष किसने बताया है? कुर्ट लेविन ने बताया है। होलैंड सीएस ने इसमें चौथा प्रकार जोड़ा है, ठीक है। उपागम का मतलब पॉजिटिव होता है। परिहार का मतलब दो चीजें नेगेटिव आपके सामने, पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया। और बहुपागम परिहार में एक से अधिक पॉजिटिव और एक से अधिक नेगेटिव आ गया, जिसमें 2 पॉजिटिव भी हैं और 2 नेगेटिव भी हैं, कहलाएगा बहुपागम परिहार। तो ये मेरा पहले भी समझाया हुआ है, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है। मोटिवेशन टॉपिक आपका कंप्लीट है इसके साथ, इसके अलावा कुछ नहीं देखना जो मैंने बताया है। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, संभवतः व्यक्तिगत भिन्नता है। मोहम्मद जी बहुत स्वागत है आपका। उस्मान जी, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लें सर रेट के लिए? राजकुमारी जी मैंने बताया था, बीके रस्तोगी अच्छी किताब है रेट के लिए। लेवल 2 की बुक बताओ। लेवल 2 में एनसीईआरटी पढ़ लें, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताएं। खत्म हो गया अपना मोटिवेशन टॉपिक, कल अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन पेपर जो मैंने टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं, आप जाके दोबारा देख सकते हैं मोटिवेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं। अपना दोबारा से मूल्यांकन कर लें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।